नमस्ते मित्रों, आप सभी मित्रों का मधुरम हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उदयपुर से मैं आप सभी मित्रों का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। मित्रों, शब्द शक्ति को लेकर हमारे अभ्यर्थी जो हैं, प्रतियोगी मित्र जो हैं, वो कहीं न कहीं पता नहीं चिंतित ही रहते हैं और कितना ही पढ़ने के बाद एक रिक्ति सी अनुभूत होती है कि ये शब्द शक्ति जो है मुझे अच्छे से नहीं आ रही है। तो कोशिश है कि आज इस कक्षा में दो बातों को लेकर हम चलने वाले हैं। एक बार हम शब्द शक्ति को समझेंगे भी सही, और उसके बाद कुछ इस तरह से भी हम कोशिश करेंगे कि कुछ अगर समझ में नहीं आया तो उसको हम फाइनली रट लेंगे और हमारा काम होना चाहिए। सेकंड ग्रेड की अगर मैं बात करूं मित्रों, तो पुराने पेपर्स को उठाकर आप देखिएगा, एक प्रश्न, कितना, एक प्रश्न। सिलेबस में थोड़ा सा अब बदलाव सा हुआ है, तो अधिकतम दो प्रश्न मान लीजिए मित्रों, दो प्रश्न से ज्यादा शब्द शक्ति के हमें मिलेंगे नहीं। और इस शब्द शक्ति को लेकर हमारे बच्चे जो हैं बड़े चिंतित रहते हैं और ये टॉपिक जो है उनको बड़ा परेशान करता है। तो आज थोड़ा सा सरल शब्दों में मैं आप तक इस टॉपिक को पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो बस एक ही आग्रह है कि आप थोड़ा दत्तचित्त होकर इस शब्द शक्ति वाले चैप्टर को समझने का प्रयास करेंगे। केवल उदाहरण जो पेपर में मिलेंगे एक बार जरूर देख ले में, परीक्षा से पूर्व जो भी परीक्षा आप देंगे आने वाले समय में भी, और अभी सेकंड ग्रेड की परीक्षा है, तो आप इसको जरूर देखिएगा मित्रों। मैं हिंदी का विद्यार्थी हूं और निरंतर सीखने सिखाने का प्रयत्न करता रहता हूं, और आप लोगों के लिए कोशिश है मित्रों कि इस चैनल के माध्यम से हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, काव्य शास्त्र को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, व्याकरण को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, और इससे पहले जो शिक्षण विधियां हैं मित्रों वो भी निःशुल्क रूप से आप तक पहुंचाई है। तो ये शब्द शक्ति आपको समर्पित है। और जैसा कि इसका नाम है शब्द शक्ति, कहते हैं कि अगर शक्ति नहीं है मित्रों तो कहीं न कहीं अस्तित्व ही नहीं है। जिस प्रकार से शब्द में कोई अर्थ निहित होता है, तो वो जो अर्थ है वही क्या है, शब्द की शक्ति है। और कहते हैं कि ये जो शब्द है वो ब्रह्म है ना, अक्षर है जो क्या है, अपने आप में ब्रह्म है, और ब्रह्म की जो व्याप्ति है वो बहुत विस्तृत है। तो शब्द के भीतर जो अर्थ है उसकी व्याप्ति भी बहुत विस्तृत है, विशाल है। अगर इस शब्द के भीतर इस शक्ति का कहीं न कहीं, है ना, हम ये कहते हैं कि इस शक्ति को शब्द से अगर निकाल दिया जाए तो मित्रों वो शब्द ही नहीं रहेगा। इसलिए शब्द में निहित जो अर्थ है और उसका बोध कराने के लिए जो अभिव्यक्ति जिस तरह से होती है शब्दों की, वही कहीं न कहीं क्या है, शब्द शक्ति है। तो आइए, मैं डॉक्टर बाल गोपाल शर्मा आप सभी मित्रों का शब्द शक्ति के इस खास जो सेशन है इसमें आप सभी का स्वागत करता हूं, और जुड़ते हैं शब्द शक्ति से और देखने का प्रयास करेंगे। और मुझे लगता है कि इस पूरी कक्षा को देखने के बाद फिर आप इसके बारे में जो भी राय बनाएं, मत बनाएं, है ना, और जो भी आपको लगता है वो जरूर कमेंट बॉक्स में आप अपनी ओर से कमेंट कीजिएगा। चलिए मित्रों, हम शुरुआत कर रहे हैं शब्द शक्ति की, और देखिएगा, शब्द शक्ति अर्थात शब्द की शक्ति है, या यूं कह सकते हैं कि शब्द में निहित शक्ति है। अब शब्द में जो शक्ति होती है मित्रों वो वास्तव में किस में निहित होती है? शब्द के अर्थ में वो शक्ति जो है वो क्या होती है, निहित होती है ना। भाषा की मौखिक लघुतम इकाई की अगर हम बात करें, भाषा की मौखिक लघुतम इकाई की अगर हम बात करें तो मित्रों ध्वनि जो है वो लघुतम इकाई है मौखिक रूप से। और भाषा की अगर लिखित लघुतम इकाई की बात करें, सबसे छोटी लिखित लघुतम इकाई, तो मित्रों वो है वर्ण। और इसी तरह से अर्थ की दृष्टि से अगर लघुतम इकाई की बात करें मित्रों तो वो है शब्द। और शब्द में निहित होता है, शब्द में क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं मित्रों कि शब्द में क्या होता है, अर्थ होता है। ध्वनियों के, अक्षरों के, वर्णों के सार्थक समूह को ही हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। और शब्द का जो उच्चारण है या अभिव्यक्ति है मित्रों, वही शब्द की क्या है, ताकत है। यानी मैंने अगर किसी शब्द का उच्चारण किया और जैसे ही मैं उच्चारण करता हूं, सुनने वाला या पढ़ने वाला उस शब्द का जो अर्थ ग्रहण करता है मित्रों, वही उस शब्द की ताकत है ना। मैंने कहा अच्छा, अब आप सोचिए इस अच्छा का अर्थ आप क्या ग्रहण कर रहे हैं। और मैंने कहा कि रमेश बहुत अच्छा है। देखिए, एक जगह पर विस्मय की स्थिति है, एक जगह पर विशेषण की स्थिति है। कहने का अर्थ यह है कि शब्द में अर्थ है, लेकिन अगर उसके प्रयोग
को हम ध्यान में रखेंगे मित्रों, तो शब्द की जो वास्तविक ताकत है, वास्तविक अर्थ है, उसकी हमें पहचान होने वाली है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। शब्द शक्ति का अर्थ क्या है मित्रों? तो शब्द की ताकत, शब्द का सामर्थ्य या क्षमता, इसको हम कहते हैं शब्द शक्ति, है ना। जैसे आप देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की शक्तियां होती है, मानव शक्ति होती है, परमाणु शक्ति होती है, जन शक्ति होती है, लोक शक्ति होती है, और आपने देखा होगा राम की शक्ति पूजा, निराला जी की जो सबसे लंबी कविता है, राम की शक्ति पूजा। मित्रों, आखिर क्यों राम को भी युद्ध से पहले शक्ति पूजा या युद्ध के दौरान शक्ति पूजा की आवश्यकता पड़ती है? तो आप सोचिए, शक्ति के बिना तो सामर्थ्य ही कहां हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए शब्दों में भी वो एक सामर्थ्य है ना, एक ताकत है। शब्दों में वो अर्थ की और अभिव्यक्ति की जो एक ताकत है, उसी को हम शब्द शक्ति के नाम से अभिहित करते हैं। तो अर्थ को अभिव्यक्त करने की यही ताकत शब्द शक्ति कहलाती है। तो अर्थ को अभिव्यक्त करने की जो ताकत है मित्रों, वही शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द की शक्ति अर्थात अभिव्यक्त करने की असीमित क्षमता। किसी भी शब्द में जो अर्थ है उसकी व्याप्ति बड़ी विस्तृत है ना, संकुचित हो सकती है, बहुत विस्तृत हो सकती है। इसलिए शब्द के भीतर जो अर्थ है वही उसकी ताकत है, वही उसकी क्षमता है, वही उसका सामर्थ्य है, और उसी को हम शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द के उच्चारण के साथ ही वक्ता और श्रोता के मन, कल्पना और अनुभूति पर प्रभाव डालने की क्षमता, यानी शब्द के उच्चारण के साथ ही, है ना, जैसे हे राजन, अगर ये शब्द कह दिया हे राजन, और आप सोचिए इसको सुनने वाले व्यक्ति के मन पर, है ना, उसकी कल्पना शक्ति पर, उसकी अनुभूति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये पढ़ने वाला जो प्रभाव है मित्रों, यही उस शब्द की क्या है, ताकत है। खबरदार, आप सोचिए, जैसे ही शब्द का उच्चारण किया, इस शब्द का श्रोता के मन पर कल्पना की दृष्टि से या अनुभूति की दृष्टि से जो प्रभाव पड़ता है मित्रों, वही शब्द की शक्ति है। शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। यह बहुत बड़ी बात है कि शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। अर्थ प्रयोग पर निर्भर करता है। उसका अर्थ, यानी किसी भी शब्द का जो अर्थ है मित्रों, उसके प्रयोग पर निर्भर करता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि शब्द का अपना कोई अर्थ नहीं होता, है ना, उसका अर्थ उसके प्रयोग पर निर्भर करता है। इसलिए इन शब्द शक्तियों में मित्रों, शब्दों का जो प्रयोग है वो किस रूप में हुआ है, ये बहुत महत्व रखता है, और ये कहीं न कहीं शब्द शक्ति कहलाता है। तो आइए, जैसे हम कुछ उदाहरणों के द्वारा इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। शब्दार्थ संबंध शक्ति, यानी शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द और अर्थ का जो संबंध है मित्रों, उसको हम क्या कह सकते हैं, शब्द शक्ति कह सकते हैं। जैसे आप देखिए, एक सामान्य शब्द है लाल पगड़ी, है ना। अगर लाल पगड़ी शब्द है तो हमें लगता है कि एक पगड़ी है जो लाल रंग की है। लेकिन अगर इसी को हमने कहा कि लाल पगड़ी जा रही है मित्रों, अब आप सोचिए, जो लाल पगड़ी का अर्थ यहां पर हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि केवल लाल रंग की पगड़ी, वैसा नहीं है मित्रों, है ना। यहां अर्थ निकलेगा पुलिस जा रही है, क्योंकि प्राचीन समय में, है ना, ये जो लाल पगड़ी जो है वो पुलिस धारण करती थी, इसलिए शब्द जो है रूढ़ हो चुका है, लाल पगड़ी जा रही है। तो यहां पर आप देखेंगे कि अर्थ जो है वो कुछ हटके निकल रहा है, अलग सा निकल रहा है मित्रों, उसके अनुरूप उसमें जो है शब्द शक्ति का निवास है। शब्द में निहित अर्थ को प्रकट करने वाले कार्य व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। आप देखिए, शब्द शक्ति अलग अलग दृष्टिकोण से समझा रहा हूं। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को अभिव्यक्त करने का व्यापार है। यानी शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को अभिव्यक्त करने का क्या है, व्यापार है। यानी एक शब्द के भीतर, जैसे पानी गए न उबरे मोती मानुष चूर्ण। अब देखिए मित्रों, यहां पानी शब्द का जो अर्थ है ना, वो अलग अलग संदर्भ में अलग अलग है। यानी आप सोचिए, इस पानी शब्द का अर्थ केवल पानी नहीं है, इसके अलावा भी इसमें कई सारे अर्थ छिपे हुए हैं। तो हमने कहा कि शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित अर्थ को अभिव्यक्त करने का क्या है, व्यापार है। इसलिए सबसे पहले आज की इस कक्षा में, जब आप ये कक्षा देख रहे हैं, तो ये मान के चलिएगा कि आपको शब्द शक्ति आती है ना, और अनावश्यक भयभीत ना हो। एक प्रश्न, अधिकतम 2 प्रश्न हमारे सामने आएंगे, और हम इन 2 प्रश्नों को आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं अंत में आपको ढेर सारे उदाहरण भी दे रहा हूं, और शायद मैं ये नहीं कहूंगा
कि YouTube के इतिहास में एक इतनी बड़ी क्लास जो है उदाहरणों सहित मैं आपके सामने ला रहा हूं, है ना। मेरा प्रयास है कि अगर आप ये क्लास देखकर जाएंगे तो आपके शब्द शक्ति का जो प्रश्न है वो कहीं न कहीं ठीक होने वाला है आने वाली परीक्षाओं में। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। जैसे बहुत सारे उदाहरण हैं, इसमें एक उदाहरण आपके सामने मैं रख रहा हूं, उसे पानी पीना है। मित्रों यहां पानी का अर्थ क्या है? सामान्य सा अर्थ है, लोक प्रचलित अर्थ है। पानी का अर्थ है जल, यानी उसे पानी पीना है। तो हमने कह दिया भाई चलो उसे पानी पीना अच्छी बात है। उसकी तो आंखों का पानी ही मर गया है। मित्रों अब देखिए यहां पर दूसरे वाक्य में पानी शब्द का प्रयोग कैसे है? उसकी तो आंखों का पानी ही मर गया है। मित्रों तो आंखों का पानी मर गया है, यानी आप सोचिए उसमें तो कहीं न कहीं निर्लज्ज हो चुका है। यहां पर पानी का अर्थ जल नहीं है मित्रों, यहां पर पानी का अर्थ जल नहीं है। तो आप देख सकते हैं पानी शब्द का प्रयोग यहां अलग तरीके से है, पानी शब्द का प्रयोग यहां अलग तरीके से है। यहां लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग हो चुका है, इसलिए यहां मित्रों लक्षणा शब्द शक्ति होगी। यहां पर कौन सी शब्द शक्ति होगी? लक्षणा शब्द शक्ति है, क्योंकि पानी का अर्थ जो लोक प्रचलित अर्थ है वही नहीं है ना। आंखों का पानी यानी शर्म ही खत्म है उसकी, तो आंखों का पानी मर चुका है यानी बेशर्म हो चुका है, इसका अर्थ ये निकलने वाला है। इसलिए लक्षणा शब्द शक्ति है और इसमें सामान्य अर्थ निकल रहा है, इसलिए इसको अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। मित्रों क्या कहते हैं? अभिधा शब्द शक्ति। शहर में आजकल बंदरों का बड़ा आतंक है। यहां पर मित्रों देखिए एक सामान्य सा वाक्य है कि शहर में आजकल बंदरों का बड़ा आतंक है। कुछ बंदर जंगल से आ चुके हैं और शहर में बहुत दिनों से इधर उधर धमाल चौकड़ी मचा रहे हैं। यहां पर इस बंदर शब्द का या बंदरों शब्द का सामान्य अर्थ है, लोक प्रचलित अर्थ है, जानवर के अर्थ में, है ना, लोक प्रचलित अर्थ है। इसलिए मित्रों इस वाक्य में अगर हम देखें तो अभिधा शब्द शक्ति है। कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा शब्द शक्ति। अरे ये तो बंदर है, ये प्रयोग पर निर्भर कर रहा है। आपसे कहा गया है ना कि शब्द में जो अर्थ है वो प्रयोग पर निर्भर करता है। शब्द में कोई अर्थ नहीं, उसके प्रयोग पर ही अर्थ जो है वो निर्भर करता है। अरे ये तो बंदर है, उछल कूद करता रहता है। इसका मतलब आप समझिए यहां पर किसी बालक के लिए, बालिका के लिए, मनुष्य के लिए कहा जा रहा है, यहां पशु के लिए नहीं कहा जा रहा है, जानवर के लिए नहीं कहा जा रहा है। तो मित्रों यहां पर बंदर का अर्थ जो है कोई न कोई मनुष्य है। आप सोचिए तो यहां पर जो प्रचलित अर्थ है वो नहीं है। तो यहां हम कहेंगे कि कौन सी शब्द शक्ति है मित्रों? लक्षणा शब्द शक्ति। देखिएगा हमारी गाय 10 लीटर दूध देती है मित्रों, तो यहां पर एक शब्द है, देखिए हमारी गाय 10 लीटर दूध देती है। एक सामान्य सा वाक्य है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 लीटर दूध देती है तो अच्छी बात है, यहां सामान्य अर्थ है, इसलिए यहां लोक प्रचलित अर्थ होने की वजह से अभिधा शब्द शक्ति का उदाहरण है। लेकिन मोहन तो निरी गाय है। अब आप सोचिए मोहन गाय कैसे हो सकता है? किसी को क्या नुकसान पहुंचाएगा? मोहन तो निरी गाय। अब ये गाय के जो लक्षण है, भोलापन, सरलता, उसके आधार पर यहां गाय जो पशु नहीं है, है ना, मोहन गाय नहीं है, लेकिन गाय के जो स्वभाव है वैसा स्वभाव मोहन का है। इसलिए मित्रों यहां पर लक्षणा शब्द शक्ति है। कौन सी शब्द शक्ति है? लक्षणा शब्द शक्ति। यहां गाय का अर्थ पशु नहीं है, गाय के लक्षणों से लिया गया है, भोलापन से लिया गया है। इसका मतलब यहां लक्षणा शब्द शक्ति है। मित्रों ऐसे ही उदाहरण आपके सामने आगे रखने वाला हूं। सबसे पहले मित्रों देखेंगे कि शब्द शक्ति के भेद कितने होते हैं। तो आचार्य मम्मट, जैसा कि आप सभी जानते हैं, काव्य शास्त्र के हमारे सबसे प्रसिद्ध अगर कोई आचार्य है हिंदी साहित्य के इतिहास में तो आचार्य मम्मट है। और आचार्य मम्मट का एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश में आचार्य मम्मट ने शब्द शक्ति के कितने भेद बताए मित्रों? 3 भेद बताए। परवर्ती आचार्यों ने कहीं कहीं तात्पर्य नामक शब्द शक्ति या तात्पर्यावृत्ति के नाम से एक चौथी शब्द शक्ति की कल्पना की, जिसमें रीतिकालीन कवि हमारे देव का नाम भी प्रमुखता से आता है, जिन्होंने इस तरह की कल्पना की है तात्पर्य। लेकिन उसको इतनी मान्यता नहीं मिली, इसलिए शब्द शक्ति के अगर भेद पूछे जाए मित्रों तो आपको कितने बताने हैं? 3 ही भेद बताने। कौन कौन से हैं मित्रों? पहला है अभिधा शब्द शक्ति, दूसरा है लक्षणा शब्द शक्ति और तीसरा है व्यंजना शब्द शक्ति। मित्रों ये 3 तरह की जो शक्तियां हैं वो शब्दों में निहित होती है ना। एक ही शब्द को अगर हम 3 तरह से प्रयुक्त करेंगे तो हो सकता है कि वो अलग अलग शब्द शक्तियों के उदाहरण बन सकते हैं। इसलिए ये 3 जो शक्तियां हैं ध्यान रखना। अभिधा शब्द शक्ति, ध्यान देना, अभिधा शब्द शक्ति जो अर्थ प्रकट करती है उस अर्थ को अभिधेयार्थ, मुख्यार्थ या वाच्यार्थ कहते हैं। ये भी प्रश्न है सीधा सीधा। शब्द शक्ति के संदर्भ में सत्य कथन है या असत्य कथन है, ऐसे प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, आप देखना।
तो अभिधा शब्द शक्ति के बारे में, लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में और व्यंजना शब्द शक्ति के बारे में जो कॉमन बात है उन्हें हमें अच्छे से समझना है, ताकि ऐसा नहीं हो कि कहीं हम पढ़ते पढ़ते या उस बात को ठीक नहीं कर पाए। अभिधेयार्थ कहते हैं, मुख्यार्थ कहते हैं, वाच्यार्थ कहते हैं। अभिधा शब्द शक्ति से अब अभिधा शब्द शक्ति में निहित अर्थ को क्या कहते हैं? तो अभिधेयार्थ कहते हैं, मुख्यार्थ कहते हैं, वाच्यार्थ कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति का जो अर्थ है मित्रों उसको लक्ष्यार्थ कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति का जो अर्थ है उसको व्यंग्यार्थ कहते हैं। और व्यंग का अर्थ अगर देखा जाए तो सीधे सीधे चोट है ना, चोट पहुंचाना, उसको व्यंग कहा जाता है ना। कहीं मार, एक जैसे ही शब्द सुनता और बड़ा धक्का सा लगता है, वो व्यंग है ना। और लक्ष्यार्थ का अर्थ है कि किसी बात को लक्ष्य करके कहा जा रहा है ना, बहुत ध्यान से कहा जा रहा है, जानबूझकर लक्ष्य करके कहा जा रहा है, वहां लक्ष्यार्थ है। और एक बात है जो सामान्य रूप से कही जा रही है ना, लोक प्रचलित अर्थ में ही कही जा रही है, वहां अभिधेयार्थ है। अब ये जो शब्द होते हैं, अभिधा में जो शब्द है उनको वाचक शब्द कहते हैं, लक्षणा में जो शब्द है मित्रों उनको लक्षक शब्द कहते हैं, और व्यंजना में जो शब्द है उनको व्यंजक शब्द कहते हैं। तो शब्द तीन प्रकार के होते हैं, वाचक शब्द, लक्षक शब्द और तीसरा कौन सा है? व्यंजक शब्द। यानी तीन प्रकार के शब्द हमारे सामने हैं। तो ये प्रश्न यहां से आता है, अभिधा का जो अर्थ है वो अभिधेयार्थ कहलाता है, अभिधा के जो शब्द हैं वो वाचक शब्द कहलाते हैं, लक्षणा के जो अर्थ हैं वो लक्ष्यार्थ कहलाते हैं, शब्द हैं वो लक्षक शब्द कहलाते हैं, व्यंजना के जो अर्थ है व्यंग्यार्थ कहलाते हैं, और शब्द जो है वो व्यंजक शब्द कहलाते हैं। आइए अब एक एक शब्द शक्ति को सरलता से समझने का हम प्रयास करते हैं। पहली शब्द शक्ति है मित्रों अभिधा शब्द शक्ति। ध्यान देना, अभिधा शब्द शक्ति है ना। बहुत सारे आचार्य जो हैं वो अभिधा शब्द शक्ति को है ना सर्वोत्कृष्ट शब्द शक्ति, सर्वोत्तम शब्द शक्ति मानते हैं, लेकिन देव जो हैं हमारे रीतिकालीन आचार्य है ना, अभिधा उत्तम काव्य है, उन्होंने कहा है मध्य लक्षणाहीन, ठीक है, और अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। अब आप देखिए सबसे जो श्रेष्ठ शब्द शक्ति है अभिधा उत्तम काव्य है, तो आप देखिए अभिधा से युक्त जो उत्तम काव्य है वो श्रेष्ठ काव्य माना है देव ने भी। तो शब्द की जिस शक्ति के कारण, ध्यान देना, शब्द की जिस शक्ति के कारण किसी शब्द का साधारण, ध्यान देना, किसी शब्द का साधारण लोक प्रचलित अथवा व्यावहारिक अर्थ प्रकट होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। तो किसी शब्द का साधारण, किसी शब्द का लोक प्रचलित और किसी शब्द का व्यावहारिक जो अर्थ है वो अगर प्रकट होता है तो उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं मित्रों। और ये जो शब्द हैं अभिधा शब्द शक्ति के, उनको वाचक शब्द कहते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा, अभिधा शब्द शक्ति का जो अर्थ है मित्रों उसको हम वाच्यार्थ कहते हैं, अभिधेयार्थ कहते हैं या मुख्यार्थ कहते हैं। और ये जो वाचक शब्द है मित्रों ये तीन प्रकार के हो सकते हैं, रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। यानी तीन प्रकार के शब्द हो सकते हैं, वाचक शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द मित्रों। अब देखिए कुछ उदाहरण, जैसे सामान्य जो प्रचलित उदाहरण है और उन्हें हम लोक प्रचलित अर्थों में ही समझ रहे हैं, तो वो जो है अभिधा के उदाहरण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, कमल खिल गया है, कमल खिल गया है। अब सामान्य सी बात है, कमल खिल गया लेकिन अगर यह कहा जाए भारत में कई राज्यों में कमल खिल चुका है, इसका अर्थ यहां पर मित्रों केवल कमल के पुष्प से नहीं है ना, भाजपा का राज आ चुका है, ऐसा इसका अर्थ निकल जाएगा। तो यह मुख्यार्थ बाधित होता है और लक्ष्यार्थ लिया जाएगा, इसलिए वहां लक्षणा शब्द शक्ति होगी। तो जहां लोक प्रचलित अर्थ है, व्यावहारिक अर्थ है, वही लिया जाता है, तो वहां अभिधा शब्द शक्ति होगी। सूर्य उदित हो गया, अच्छी बात है ना। घोड़े अस्तपल में बंधे हैं, रमा नृत्य कर रही है, पिताजी मंदिर जाते हैं, छात्र विद्यालय जा रहे हैं, अच्छी बात है ये सारे के सारे जो उदाहरण है मित्रों, बहुत सामान्य बातें कही जा रही है। हमारी गाय 10 लीटर दूध देती है ना। छात्र प्रतिदिन शाम को मैदान पर क्या करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। तो मित्रों ये अच्छी बात है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति मित्रों दूसरा प्रकार है मित्रों, वो है लक्षणा शब्द शक्ति। ध्यान दीजिएगा, लक्षणा में हम बात करेंगे कि मुख्यार्थ के बाधित होने पर, यानी जो मुख्य अर्थ है उसके बाधित होने पर मित्रों हम क्या करेंगे, मुख्य अर्थ के बाधित होने पर शब्द के किसी अन्य अर्थ जिसको लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली, अन्य अर्थ जिसको हम लक्ष्यार्थ कहते हैं का बोध कराने वाली शब्द शक्ति लक्षणा शब्द शक्ति कहलाती है। अब आप देखिए अर्थ की बात करते हैं मित्रों, तो इसके अर्थ को कहते हैं लक्ष्यार्थ और शब्द को कहते हैं लक्षक शब्द मित्रों, ठीक है। अब लक्ष्यार्थ ग्रहण करने के चरण कितने हैं, तीन चरण है मित्रों। एक
चरण जो है वो सबसे पहले भाई कोई न कोई शब्द जब बोलेंगे तो आप सोचिए उसका कोई न कोई अर्थ तो हमें समझ में आएगा, लेकिन वो पूरी तरह से हम उस शब्द के अर्थ से सहमत नहीं हो पाएंगे। इसका मतलब आप सोचिए कि लोक प्रचलित अर्थ लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे हैं, उसमें तो कोई और अर्थ समझ में आ रहा है, तो मित्रों वहां लक्षणा शब्द शक्ति की स्थिति बनेगी। इसलिए सबसे पहले जो प्रक्रिया होगी वो एक शब्द है, उसका कोई न कोई अर्थ जो है, जो मुख्यार्थ है मित्रों, वो आपके समक्ष आएगा, लेकिन मुख्यार्थ आपको समझ में नहीं आएगा। तो दूसरी प्रक्रिया दिमाग में शुरू हो जाएगी, और वो दूसरी प्रक्रिया जो है वो कौन सी है कि आप लक्षणों के आधार पर लक्षार्थ पर आपका ध्यान जाएगा, है ना। और जब लक्षार्थ पर आपका ध्यान जाएगा तो वहां लक्षणा शब्द शक्ति ही होगी। कैसे? जैसे मुख्यार्थ का ज्ञान, सबसे पहले मुख्यार्थ का ज्ञान, और फिर उसमें क्या उत्पन्न हो जाएगी? बाधा। आप मुख्य अर्थ लेना चाह रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं पानी पी रहा हूं, ये ठीक बात है, पानी का अर्थ हमने ले लिया कि सामान्य रूप से मैं जल पी रहा हूं लेकिन वह तो पानी पानी हो गया है। अब आप सोचिए, वह तो पानी पानी हो गया है, यहां पर पानी का अर्थ आप जल लेना चाहते हैं, यह मुख्य अर्थ है इसका, लेकिन आप जैसे ही यहां पानी पानी हो गया, राम पानी पानी हो गया, इसका मतलब आप समझना कि यहां आप मुख्य अर्थ लेना चाहते हैं लेकिन ले नहीं पाएंगे, दिमाग आपका ये अर्थ एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, यहां मुख्य अर्थ में बाधा उपस्थित हो रही है और इस पानी पानी का मतलब शर्मिंदा हो गया है कहीं ना कहीं, ये शर्मिंदा अर्थ निकलना मुख्यार्थ में बाधा है और एक लक्ष्यार्थ निकल रहा है मित्रों। मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ का संबंध होता है मित्रों, तभी जाकर हम कुछ न कुछ कोरिलेट है, तभी एक अन्य अर्थ निकाल पाते हैं, और लक्षणा द्वारा भिन्न अर्थ का ज्ञान होता है, वो लक्षणों के आधार पर लक्षणों पर आधारित एक भिन्न अर्थ का ज्ञान होता है। जैसे मोहन निरी गाय है, वह किसी का क्या बिगाड़ेगा। अब आप सोचिए यहां पर मोहन निरी गाय, अब निरी गाय का मुख्य अर्थ है एक पशु है जो दूध देता है, लेकिन आप सोचिए मुख्य अर्थ नहीं ले पाएंगे आप, यहां बाधा उपस्थित हो रही है और आपको कोई और अर्थ लेना पड़ेगा और वो उसके लक्षणों के आधार पर लेना पड़ेगा। यहां पर लक्ष्यार्थ हम लेंगे कि भोला है ना, मोहन बहुत भोला है, सरल है, सीधा है, वो क्या किसी को नुकसान पहुंचाएगा। उदाहरण के तौर पर मित्रों, लाठियां चल रही है, आप देखेंगे ये वाक्य परीक्षाओं में आया हुआ है, लाठियां चल रही है। अब देखिए लाठियां निर्जीव है, आखिर कैसे चल सकती है, दिमाग इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा, जबकि मुख्य अर्थ तो हम जानते हैं डंडा, लेकिन दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो फिर लाठी प्राणी नहीं है ये हम समझ रहे हैं, इसलिए अतः मुख्यार्थ बाधित हुआ, इसलिए मुख्यार्थ नहीं ले पा रहे हम। तो फिर लक्ष्यार्थ क्या बनेगा? लाठी का प्रयोग सामान्यतः लड़ाई झगड़े में किया जाता है, अतः लक्ष्यार्थ व्यक्त होता है लड़ाई हो रही है। तो लाठी चल रही है या लाठियां चल रही है, इसका अर्थ सीधा सीधा है कि अब लड़ाई हो रही है, यानी सीधा अर्थ यह कि लाठियां चल रही हो ऐसे, लेकिन लाठियां निर्जीव है, चल नहीं सकती, तो मुख्यार्थ बाधित हुआ। और हम जानते हैं कि इसमें क्या हो सकता, लाठियां कब चलती, जब लड़ाई होती है तब मित्रों लाठियां चलती है। तो आप इस बात को समझें कि यहां लक्षणा शब्द शक्ति है, मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित हुई है, ठीक है। रमा तो निरी गाय है, अब आप सोचिए वही बात है कि रमा तो निरी गाय, अब हम कैसे रमा को गाय मान लेंगे, है ना। तो यहां मुख्यार्थ में बाधा है, गाय पशु है, ये मुख्य अर्थ है और इसको ग्रहण करने में बाधा उपस्थित हो रही है, इसलिए हम यहां पर इस बात को लेंगे कि वह बहुत भोली है, सामान्य है, सरल सी है। तुम तो सच में लोहे के बने हो। अब एक व्यक्ति आखिर कैसे लोहे का बना हो सकता है ना, तुम तो सच में लोहे के बने हुए हो। अब इसका मुख्यार्थ हम ग्रहण करना चाहते हैं, लेकिन बुद्धि इस बात को स्वीकार ही नहीं कर रही। लोहे के बने हो यानी बहुत कठोर हो। कहना यह है कि तुम बहुत कठोर हो, लेकिन हमने कहा क्या कि तुम तो सच में लोहे के बने हो। एक व्यक्ति लोहे का कैसे बन सकता है, वो तो हड्डियों का ढांचा है ना, अस्थि मज्जा मेद का क्या है, एक पूरा जो है पिंड है। लेकिन आप सोचिए यहां पर कहीं ना कहीं मुख्यार्थ में बाधा है और कोई हमें लक्ष्यार्थ, लक्षणों पर आधारित अन्य अर्थ ग्रहण करना पड़ता है। मित्रों, लक्षणा शब्द शक्ति के भेदों में अगर हम जाएं मित्रों, तो अलग अलग तरह के भेद हैं। अब मैं आपसे केवल इतना सा आग्रह करता हूं कि इसके डिटेल में जाने पर किस विद्वान ने कितने भेद बताए हैं, अनेक भेद हैं, लेकिन मोटे तौर पर जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन पर ही मैं बहुत सामान्य रूप से चर्चा करना चाहता हूं। और इस आधार पर हमने 4 भेद यहां पर लक्षणा के हम पढ़ रहे हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। पहला है मित्रों रूढ़ा लक्षणा, या जिसको हम रूढ़ी लक्षणा भी बोलते हैं कहीं कहीं। दूसरा है मित्रों हमारा प्रयोजनवती लक्षणा, है ना, किसी प्रयोजन विशेष से लक्ष्यार्थ का प्रयोग किया जाए, रूढ़ी पर आधारित कोई ऐसा लक्ष्यार्थ जो है प्रचलित हो।
फिर मित्रों है उपादान लक्षणा, ध्यान रखिएगा, और एक है लक्षण लक्षणा मित्रों। इस उपादान लक्षणा को हम अजहत स्वार्था भी बोलते हैं, अजहत स्वार्था भी बोलते हैं मित्रों। इसका अर्थ यह है कि इस उपादान लक्षणा में जो वाच्यार्थ है उसका पूर्णतः त्याग नहीं किया जाता है, वाच्यार्थ भी निकलता है और लक्ष्यार्थ भी निकलता है। ऐसी स्थिति होती है किसमें, उपादान लक्षणा में। और लक्षण लक्षणा को हमने कहा जहत स्वार्था, यानी इस शब्द शक्ति में मित्रों वाच्यार्थ जो है वो बिल्कुल ही नहीं निकलता, सीधा लक्ष्यार्थ निकलता है, इसलिए इसको हमने कहा लक्षण लक्षणा अजहत स्वार्था का है। आइए हम कुछ उदाहरणों के साथ आगे बढ़ते हैं। पहला है मित्रों रूढ़ा लक्षणा। ध्यान रखना, रूढ़ा का अर्थ सीधा सीधा रूढ़ी से है, और रूढ़ी का अर्थ है परंपरा से, परंपरा से है ना, परंपरा से, या कोई रूढ़ है, ऐसा कोई अर्थ है जो बिल्कुल क्या है, फिक्स है ना, ऐसा ही है, फिक्स है। तो आप देखिए, शब्द की जिस शक्ति से मुख्यार्थ के बाधित होने पर, शब्द की जिस शक्ति से मुख्यार्थ के बाधित होने पर रूढ़ी, रूढ़ी अर्थात परंपरा, लोकोक्ति या मुहावरे से प्राप्त अर्थ ग्रहण किया जाता है, उसे रूढ़ा लक्षणा कहते हैं। तो दो बातें हैं रूढ़ा लक्षणा में। एक तो मित्रों सीधी बात ये हो गई कि परंपरा से या रूढ़ी से जो अर्थ निकल रहा है वो ज्ञात हो, या लोकोक्ति मुहावरे जो हमारे सामने आते हैं मित्रों, उसमें हम कहेंगे कि कौन सी लक्षणा शब्द शक्ति होगी, रूढ़ा लक्षणा होगी। रूढ़ा नहीं पूछे तो लक्षणा शब्द शक्ति तो होती है मित्रों। जैसे उदाहरण के तौर पर नरेश ने अपने पिता की नाक कटवा दी मित्रों। अब आप देखिएगा, अब नाक कटवा दी, इसका जो सामान्य अर्थ है, मुख्य अर्थ है, वो ये है कि वास्तव में उसने कुछ लेकर, है ना, किसी से कहा कि मेरे पिताजी की नाक काट दो, और नरेश ने अपने पिताजी की नाक कटवा दी। ऐसा नहीं है मित्रों, यहां पर मुख्यार्थ बाधित हो रहा है, और एक परंपरा के आधार पर, एक रूढ़ी के आधार पर एक अर्थ है कि उसने अपने पिताजी की जो है इज्जत मिट्टी में मिला दी, है ना। तो ये लोकोक्ति और मुहावरे की वजह से यहां पर रूढ़ा लक्षणा है। फिर महेश तो हरिश्चंद्र है। अब आप सोचिए मित्रों, महेश तो हरिश्चंद्र है, यहां पर हरिश्चंद्र एक व्यक्ति की बात नहीं है ना। यहां पर हरिश्चंद्र जो है, इसमें एक सत्यवादी होने का जो गुण है मित्रों, लक्षण है, तो हम यहां पर महेश तो हरिश्चंद्र है, यानी महेश तो सत्यवादी है। मुख्य अर्थ में बाधा है, और लक्षणों पर आधारित एक अर्थ, परंपरा पर से एक आधारित जो लक्षण, जैसे कुछ समय से सत्याग्रह की जब हम बात कर रहे थे आधुनिक समय में, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कुछ समय के लिए सत्याग्रह के बिल्कुल पर्याय बन चुके थे। अन्ना हजारे सत्याग्रह के पर्याय बन चुके थे, रूढ़ी, है ना। तो सत्याग्रह नाम आते ही ऐसा लगता था जैसे रूढ़िगत मामला हो गया है, तो वहां रूढ़ा लक्षणा होती है। आज के पूरे सेशन में मैं आपको किसी भी प्रकार का कुछ भी कहने वाला नहीं, बस मैं ये जरूर चाहता हूं कि मन से शिक्षक हूं, कोशिश करूं कि आपकी तकलीफों को जितना कम कर पाऊं उतना मेरा प्रयास है। मैं कोई संपूर्ण नहीं हूं, मैं कोई विद्वान भी नहीं हूं मित्रों, एक सामान्य सा विद्यार्थी हूं, और बस कुछ मां शारदे का आशीष है, आप तक वो पहुंचा रहा हूं, ठीक है। इसलिए मेरे से पूर्णतः कोई संतुष्ट हो यह आवश्यक नहीं है, मेरा प्रयास है। जो लोग इस कक्षा से संतुष्ट होकर अपने जीवन में, है ना, शब्द शक्ति का कार्य निकालना चाहते हैं, उनका स्वागत है। बाकी विद्वानों को कैसे पढ़ाया जाए। नाक कटवाना से इज्जत मिट्टी में मिलना, यह अर्थ निकल रहा है। हरिश्चंद्र से सत्यवादी होने का अर्थ क्रमशः लोकोक्ति मुहावरे रूढ़ी द्वारा ग्रहण किया जा रहा है ना। लोकोक्ति मुहावरे या रूढ़ी द्वारा परंपरागत रूप से चला आ रहा अर्थ है, उसके द्वारा अर्थ ग्रहण किया जा रहा है, इसलिए इसमें रूढ़ा लक्षणा है मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयोजनवती लक्षणा मित्रों, किसी प्रयोजन, है ना, किसी उद्देश्य विशेष से अगर कोई बात कही जाती है, लक्ष्य बनाकर कोई बात की जाती, किसी प्रयोजन से बात की जाती है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसके पीछे कोई प्रयोजन हो मान लीजिए, तो वो प्रयोजनवती लक्षणा के उदाहरण में आएगा, है ना। यहां जो बात कही जाएगी वो प्रयोजन के आधार पर है। शब्द की जिस शक्ति से वक्ता के विशेष प्रयोजन के आधार पर मुख्यार्थ बाधित हो और लक्ष्यार्थ का बोध हो, वहां प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होती है, वहां प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होती है। उदाहरण के तौर पर देखो, यह देखो सामने हड्डियों का ढांचा खड़ा है, ये लो, यह देखो सामने हड्डियों का ढांचा खड़ा है। अब आप सोचिए, कोई दुबला है, बहुत प्रयोजन के आधार पर इन शब्दों का प्रयोग किया गया है, कोई बहुत दुबला पतला है, इस बात को लक्ष्य करके कहा गया कि ये हड्डियों का क्या है, ढांचा खड़ा है। अब आप सोचिए, केवल हड्डियों का ढांचा खड़ा है ये नहीं, यानी एक जीर्ण शीर्ण कृशकाय व्यक्ति खड़ा है, और उसके विशेष प्रयोजन से इस बात को कहा गया है कि
यह देखो सामने हड्डियों का ढांचा खड़ा है। हाँ, हड्डियों का ढांचा खड़ा है मित्रों, इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। और प्रयोजन है ना, किसी प्रयोजन विशेष से उसको दुबला दिखाने के लिए, कहने के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसलिए प्रयोजनवती लक्षणा है। वाह क्या हवा महल बनवाया है। अब आप सोचिए, हवा महल तो आगरा में है, सॉरी जयपुर में है, तो वाह क्या हवा महल बनवाया, इसका मतलब आप सोचिए बड़ा ऐसा भवन बनाए जो बहुत खुला खुला है, हवादार है, कहने का मतलब ये है। तो यहां पर आप देखिए वाह क्या हवा महल बनवाया। अब हवा महल जो जयपुर में स्थित है वो नहीं, हड्डियों के ढांचे में कमजोर शरीर का अर्थ है, तथा हवा महल में हवादार भवन का अर्थ अभिव्यक्त हो रहा है। तो ये किसी प्रयोजन विशेष से ऐसा किसी महल को कहा गया है या भवन को कहा गया है, और ऐसा किसी व्यक्ति को कहा गया है, इसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य या प्रयोजन है। तो यहां प्रयोजनवती लक्षणा है। इसी तरह से मित्रों उपादान लक्षणा की बात करते हैं, तो जब लक्ष्यार्थ में वाच्यार्थ भी शामिल होता है, जब लक्ष्यार्थ में कौन कौन शामिल हो, वाच्यार्थ भी शामिल होता है मित्रों, तब उसे हम उपादान लक्षणा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, भैया अब अलग घर बसाओगे तब आटे दाल का भाव पता चलेगा। अब देखो भैया जब अलग घर बसाओगे तो आटे दाल का भाव मालूम पड़ेगा। मित्रों आटे दाल के भाव का अर्थ यह है कि केवल आटे और दाल का भाव ही मालूम नहीं होगा, आटा और दाल भी जो है वो अर्थ दे रहे हैं, लेकिन आपको घर गृहस्थी चलाने के लिए जितनी भी वस्तुएं आवश्यक होगी उसका भाव अब आपको पता चलेगा। ये उपादान लक्षणा है मित्रों। इसमें हमने आटे दाल शब्द में आटे दाल का भी अर्थ लिया है और उसके साथ अन्य जो अर्थ हैं उनको भी हम ग्रहण कर रहे हैं। तो यहां पर आप देखिएगा वाच्यार्थ भी है और वाच्यार्थ के साथ साथ लक्ष्यार्थ भी है, इसलिए इसको कहते हैं अजहत स्वार्था। मित्रों बार बार कह रहा हूं अजहत स्वार्था, है ना, कभी आ जाए सत्य असत्य में तो ध्यान रखना, अजहत स्वार्था। ठीक है मित्रों, उदाहरण के तौर पर देख लिया, दो बंदूकों ने सारा गांव लूट लिया। अब आप सोचिए दो बंदूक सारा गांव कैसे लूटेगी। अब यहां दो बंदूक ये भी अर्थ है और दो बंदूकधारी ये भी इसमें अर्थ निकलता है। तो एक वाच्यार्थ भी निकल रहा है और एक अन्य अर्थ निकल रहा है जिसको लक्ष्यार्थ कहते हैं। तो यहां पर आप सोचिए आटे दाल में घर गृहस्थी की सभी वस्तुएं तथा आटे दाल का भाव भी सम्मिलित, अर्थ भी सम्मिलित है। दो बंदूकों में बंदूक व बंदूकधारी दोनों अर्थ सम्मिलित है, इसलिए यहां उपादान लक्षणा है मित्रों। ठीक है, एक एक उदाहरण को पक्का करेंगे आपका काम हो जाएगा। अब मित्रों है लक्षण लक्षणा, ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं जहत स्वार्था। ठीक है मित्रों, जहत स्वार्था कहते हैं, यानी इसमें वाच्यार्थ का कोई लेना देना नहीं है। यानी जब लक्षणा से निकलने वाले अर्थ में, जब लक्षणा से निकलने वाले अर्थ में वाच्यार्थ सम्मिलित नहीं होता है उसे लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। यानी उपादान लक्षणा का ठीक विपरीत जो अर्थ निकलेगा, है ना, वो लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति में होगा। जैसे वह उल्लू है सीधा, वह गधा है, तुम्हारा हृदय तो पत्थर का बना है। अब आप सोचिए यहां उल्लू का अर्थ सीधा मूर्ख, गधे का अर्थ भी सीधा मूर्ख अभिव्यक्त होता है, और यहां पर गधे का कोई वाच्यार्थ नहीं लिया जा रहा है, उल्लू का भी कोई वाच्यार्थ नहीं, सीधा लक्ष्यार्थ है, वाच्यार्थ की आवश्यकता है ही नहीं। तो तुम्हारा हृदय तो पत्थर है, यानी पत्थर के लक्षण पर आधारित कठोर व संवेदनहीनता का अर्थ लिया जा रहा है ना। तो यहां कौन सी शब्द शक्ति होगी, लक्षण लक्षणा शब्द शक्ति होगी। उदाहरण दिमाग में बिठा देना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति मित्रों तीसरी शब्द शक्ति है। व्यंजना शब्द शक्ति शब्द की जिस शक्ति से वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ दोनों के अर्थ बाधित होने पर, लक्ष्यार्थ दोनों के अर्थ बाधित होने पर किसी अन्य अर्थ की ही प्रतीति हो, वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है। मित्रों व्यंजना कब होगी, जब वाच्यार्थ भी काम नहीं आ रहा है, लक्ष्यार्थ भी काम नहीं आ रहा है और एक कोई और तीसरा अर्थ उसमें प्रतिध्वनित हो रहा है, वहां व्यंजना शब्द शक्ति होगी। तो व्यंजना शब्द शक्ति केवल अर्थ का संकेत देती, केवल अर्थ का संकेत देती है। शाम हो गई है, अब शाम हो गई है, संध्या हो गई है, अब जिसको जो इसका अर्थ लेना हो वो लो, व्यंजना शब्द शक्ति है। 10 बज गई है ना, 9 बज गई है, इसका मतलब रात्रि की 9 बज गई है। मधुरम हिंदी की ऑनलाइन क्लास का बिल्कुल समय हो गया है। देखिए दिन की 1 बज गई है मित्रों, मधुरम हिंदी की क्लास का समय हो गया है, भोजन करने का समय हो गया है, विश्राम करने का समय हो गया। कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। शेष अर्थ श्रोता व पाठक की कल्पना शक्ति पर निर्भर करता है। पंक्ति एक लेकिन अलग अलग संदर्भ में अर्थ अनेक निकलते हैं। कौन सी शब्द शक्ति में मित्रों, व्यंजना शब्द शक्ति में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द शक्ति है। आइए अब बात करते हैं। जैसे 10 बज गए हैं, ये व्यंजना शब्द शक्ति है।
10 बज गए। अब इसका अर्थ अलग अलग, जो भी सुनेगा वो इसका अर्थ अपने हिसाब से निकालेगा। जैसे बच्चों ने निकाला विद्यालय जाने का समय हो गया है ना, 10 बज गई, ऐसा सुना, बच्चों ने अर्थ निकाला विद्यालय जाने का समय हो गया। कुछ कर्मचारी हैं, उन्होंने अर्थ निकाला कि कार्यालय दफ्तर जाने का समय हो गया है, खाना खाने का समय हो गया है। कुछ हो सकता है कि चलो भाई जल्दी से खाना खाओ, अभी हमें दफ्तर के लिए निकलना है, खाना खाने का समय हो गया है। इसी तरह से जल्दी चलो, लेट हो गए, ये भी एक अर्थ है ना। पढ़ाई खत्म करो, काम पर लग जाओ, भाई 10 बज गई है, अब सुबह से जो पढ़ रहे हो वो खत्म करो कार्यक्रम, अब आपको काम पर लगना है। दुकान खोलने का समय हो गया है, फैक्ट्री जाने का समय हो गया है। यानी यहां पर केवल एक वाक्य कहा गया है, संकेत दिया गया अर्थ का। अब श्रोता जो है, पाठक जो है, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार उसका अर्थ निकालेंगे। वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति के भेद जो है वो कितने होते हैं मित्रों? तो व्यंजना शब्द शक्ति के 2 भेद होते हैं, एक शाब्दी व्यंजना है, दूसरा मित्रों आर्थी व्यंजना है। शाब्दी व्यंजना में देखिए, शब्द विशेष के प्रयोग के कारण व्यंग्यार्थ की बोधक शक्ति है। शब्द विशेष के प्रयोग के कारण व्यंग्यार्थ की बोधक शक्ति इसमें होती है। यानी अधिकतर जहां श्लेष अलंकार है वहां शाब्दी व्यंजना होती, ध्यान रखना। अधिकतर जहां श्लेष अलंकार होता है वहां पर शाब्दी व्यंजना होती है। और वाक्य में अगर अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग होता है तो प्राय वहां शाब्दी व्यंजना होती है। और सरलता से समझ जाओ कि अगर काव्य की पंक्ति में हम उस पर्टिकुलर शब्द को हटा देंगे तो उसके भीतर जो व्यंग्यार्थ है या उसके भीतर जो अलंकारत्व है वो नष्ट हो जाएगा, वहां पर शाब्दी व्यंजना है। यानी जो व्यंजना शब्द पर निर्भर करती है, शब्द बदला, उसका पर्यायवाची शब्द लिखा, व्यंजना समाप्त, तो वहां पर जो है शाब्दी व्यंजना। उदाहरण अभी हम देख रहे हैं। आर्थी व्यंजना शब्द के अर्थ पर निर्भर शब्द शक्ति है। यह शब्द पर निर्भर नहीं है, शब्द के अर्थ पर। यानी शब्द का अगर पर्यायवाची भी लिख लिया जाए तो उसमें से व्यंग्यार्थ समाप्त नहीं होगा। इसका मतलब वहां पर कौन सी आर्थी व्यंजना? जहां शब्द बदलने पर व्यंग्यार्थ व्यक्त होता है और एकार्थक शब्दों का प्रयोग होता है। शाब्दी व्यंजना में अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग होता है, आर्थी व्यंजना में एकार्थक शब्दों का प्रयोग होता है। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। तो शाब्दी व्यंजना के हम 1-2 उदाहरण देख लेते हैं। जहां व्यंजना शब्द में शब्द बदलने पर भी व्यंग्यार्थ, शब्द बदलने पर व्यंग्यार्थ समाप्त हो जाए, वहां शाब्दी व्यंजना है। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन। मित्रों यहां पर आप देखेंगे अलंकार की अगर बात करते हैं तो इसमें श्लेष अलंकार है, किसमें? पानी शब्द में। यानी इस पानी शब्द में 2-3 तरह के अर्थ चिपके हुए हैं। मोती के संदर्भ में चमक, मानुष के संदर्भ में यानी मनुष्य के संदर्भ में इज्जत, और चून आटा के संदर्भ में जल जो है अर्थ चिपका हुआ है, इसलिए यहां पर शाब्दी व्यंजना है। अगर पानी की जगह मान लीजिए हम यहां जल शब्द लिख लेंगे मित्रों, या नीर शब्द लिख लेंगे, अलंकारत्व नष्ट हो जाएगा, व्यंजना शब्द शक्ति नष्ट हो जाएगी। तो पानी शब्द की जगह जल के प्रयोग से व्यंग्यार्थ समाप्त हो जाएगा। इसलिए जिस शब्द शक्ति में शब्द बदलने से अगर कोई उसका जो शब्द शक्ति या सामर्थ्य है वो समाप्त हो जाए तो वहां पर शाब्दी व्यंजना होगी मित्रों। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। आर्थी व्यंजना देखिएगा। आर्थी व्यंजना जहां व्यंग्यार्थ शब्द में नहीं उसके अर्थ में निहित होता है ना। यानी शब्द बदलने पर भी व्यंग्यार्थ का बने रहना आर्थी व्यंजना है। जैसे संध्या हो गई, अब संध्या हो गई की जगह मैंने कह दिया शाम हो गई, मैंने कह दिया सूर्यास्त हो गया, तब भी उसका अर्थ जो है मित्रों नहीं बदलेगा, है ना। जो अर्थ लेना है सुनने वालों को वो अपना अपना अर्थ आराम से संध्या से भी ले लेंगे, शाम से भी ले लेंगे, दफ्तर से भी ले लेंगे। यही बात मैंने यहां पर स्पष्ट की है। ठीक है मित्रों, तो मुझे लगता है कि ये एक बार आपको जो सरल तरीके से मैं समझाना चाह रहा था वो आप तक पहुंचा दिया है। अब परीक्षा में आए हुए और आने योग्य उदाहरण जो है सीधे सीधे आपके सामने रख रहा हूं। इन उदाहरणों में से आपको परीक्षा में फिर से मिलेगा मित्रों, इसलिए बस मेरा आपसे आग्रह है कि कम से कम जितना समझ में आ गया हो तो वेल एंड गुड, और अगर समझ में नहीं आ गया हो तो सेलेक्ट होने के बाद और विद्वान बनने की प्रक्रिया में आप आगे जुटना। मेरा आग्रह इतना सा है कि अभी 22 तारीख जो आपके सामने है ना, तो वो हमारा लक्ष्य है और हम जो चुनिंदा उदाहरण मैंने यहां पर इकट्ठे करने का प्रयास किया है आप उसको एक बार मोटे तौर पर याद रख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। जैसे लक्षणा शब्द शक्ति की बात करते हैं मोटे तौर पर, भेद अगर पूछे तो ठीक, नहीं पूछे तो लक्षणा शब्द शक्ति तो है ही, वह निरी गाय है मित्रों, लक्षणा शब्द शक्ति है। गिरधारी शेर है, लक्षणा शब्द शक्ति, गिरधारी शेर नहीं हो सकता। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। आंचल का अर्थ मित्रों यहां पर कोई पल्लू नहीं है, आंचल का अर्थ यहां स्तन है मित्रों, तो कहीं कहीं लक्षार्थ है, तो आप सोचिए इसमें भी लक्षणा शब्द शक्ति है। फिर देखिए आगे है, रोटी के लिए दुनिया क्या नहीं करती मित्रों। रोटी का अर्थ केवल यहां पर रोटी नहीं है मित्रों, है ना। जीवन निर्वाह के लिए दुनिया क्या नहीं करती, पेट भरने के लिए क्या नहीं करती।
बहुत सारे अर्थ इसमें हो सकते हैं। लक्ष्यार्थ है राजस्थान जाग उठा है मित्रों, राजस्थान जो प्रदेश है यहां पर राजस्थान जाग उठने का अर्थ राजस्थान के लोग जाग उठे हैं, इसका अर्थ ये लक्ष्यार्थ है, लक्षणा शब्द शक्ति है। लाल पगड़ी जा रही है मित्रों, लाल पगड़ी निर्जीव है, कैसे जा सकती है? लाल पगड़ी का अर्थ यहां पुलिस वाले जा रहे हैं मित्रों, है ना, तो यहां लाल पगड़ी। पर्वत जाग रहे हैं, अब पर्वत निर्जीव है, कैसे जाग सकते हैं? लक्ष्यार्थ है मित्रों। खोदा पहाड़ निकली चुईया, देखिए मित्रों लोकोक्ति है, मुहावरा है, वहां सीधे ही आपको कह देना है कि कौन सी शब्द शक्ति है, लक्षणा शब्द शक्ति है। आओ सूरदास जी, अब आप सोचिए सूरदास जी वो नहीं है जिन्होंने कृष्ण के पद लिखे हैं, है ना, अष्टछाप के कवि नहीं है, जो अंधा है उसके लिए कहा है आओ सूरदास जी महाराज बैठो, तो अब आप सोचिए यहां लक्षणा शब्द शक्ति होगी। मैं तो आपकी गाय हूं, अब आप सोचिए मैं आपकी गाय कैसे हो सकता हूं, है ना, कोई व्यक्ति कह रहा मैं तो आपकी गाय हूं, मतलब मैं आपकी आज्ञा का पालन करने वाला सरल व्यक्ति हूं, लक्षणा शब्द शक्ति है। वह तो आस्तीन का सांप निकला, देखो मित्रों आस्तीन का सांप निकलना, आस्तीन का सांप होना मुहावरा है, और आप देखिए मुहावरा है, धोखेबाज व्यक्ति के लिए कहा गया है, लक्षणा शब्द शक्ति है। बस मैं ज्यादा आपको नहीं समझा रहा, सीधे सीधे आपको उदाहरण दे रहा हूं। कुत्ते तो भौंकते ही रहते हैं, अब ये बात सामान्य रूप से नहीं कही गई है, कुत्ते तो भौंकते ही रहते हैं, यानी जो लोग दुष्ट होते हैं वो तो क्रिटिसाइज करते ही रहेंगे आपको, है ना, हर समय कुछ न कुछ कहते रहेंगे। जीवन में अनेक पर्वत पार करने होते हैं, अब कोई पहाड़ का अर्थ यहां पर्वत का अर्थ कोई पहाड़ पार करना नहीं है, अनेक कष्ट आपको क्या करने पड़ेंगे, सहन करने पड़ेंगे और आगे बढ़ना पड़ेगा, अनेक कठिनाइयां आएगी। राम सदा चौकन्ना रहता है, चौकन्ना का मतलब कोई चार कानों वाला नहीं है मित्रों, है ना, वो सदैव क्या रहता है, सजग रहता है, बहुत सावधान रहता है। तो आप सोचिए यहां पर भी लक्षणा है। फूल हंसे कलियां मुस्काई, जहां मानवीकरण होता है वहां पर भी मित्रों कहीं ना कहीं आप देखिएगा लक्षणा शब्द शक्ति होती है। उफ आज तो पत्ता भी नहीं हिल रहा है, अब पत्ता भी नहीं हिल रहा है इसका मतलब यहां पर पत्ता हिलने का ही बोध नहीं करा रहे या नहीं हिलने का बोध नहीं करा रहे, बहुत गर्मी पड़ रही है बहुत तेज, है ना, तो उफ आज तो पत्ता भी नहीं हिल रहा है। मोहन का मन पत्थर है, अब मोहन का मन पत्थर कैसे हो सकता है, पत्थर जैसा है, कुल मिला के पत्थर के लक्षण हैं उसमें, इसलिए लक्षणा शब्द शक्ति है। मेरा मित्र गधा है ना, कहने का मतलब मेरा मित्र जो है ना वो मूर्ख है, ठीक है मित्रों। तो ये देखिएगा लक्षणा शब्द शक्ति। और भी उदाहरण है अभी देखिएगा कुछ रूढ़ा लक्षणा के उदाहरण दे रहा हूं सीधा सीधा। भारत जाग उठा है, रूढ़िगत आधार पर हम ये लेंगे कि भारत का अर्थ भारत के लोग हैं। भारत बैटिंग कर रहा है, अब भारत कैसे बैटिंग करेगा, यानी भारत की जो टीम है क्रिकेट टीम वो बैटिंग कर रही है ना, रूढ़ा लक्षणा है। राजस्थान जाग उठा है, रूढ़ी के आधार पर राजस्थान के लोग अर्थ लेंगे। नरेश की सरेआम पगड़ी उछल गई, मित्र ऐसे खाली पगड़ी उछल कर नीचे गिरने का अर्थ नहीं है ना, उसकी इज्जत जो है वो कहीं न कहीं लुट गई है, एक प्रकार से बेइज्जती हो गई है, बदनामी हो गई है, पगड़ी उछल गई है। इंग्लैंड की पारी से हार हो गई, अब इंग्लैंड की पारी से हार नहीं हुई, इंग्लैंड की टीम की एक पारी से हार हो गई है, इसका मतलब यहां पर लक्षणा है, और वो लक्षणा कौन सी है, रूढ़ा लक्षणा है। कश्मीर रक्त में डूब गया है, कश्मीर रक्त में कैसे डूबेगा, यानी कश्मीर में भयंकर रक्तपात हो रहा है, वहां बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कहने का अर्थ यह है रूढ़ा लक्षणा है। आइए गांधी जी रूढ़ा लक्षणा है, आइए हरिश्चंद्र जी रूढ़ा लक्षणा है, ठीक है। यहां पर कहीं न कहीं रूढ़िगत आधार पर, परंपरा के आधार पर हम हरिश्चंद्र और गांधी जी का अर्थ निकाल रहे हैं। फिर देखिए मित्रों प्रयोजनवती लक्षणा की बात करें, यह ताजमहल कब पूरा होगा। अब देखिए ताजमहल शब्द का अर्थ आगरा वाला नहीं है, एक भवन है बहुत लंबे समय से बन ही रहा है, तो पड़ोसी कह रहा है ये ताजमहल कब पूरा होगा। मित्रों आप सोचिए यहां ताजमहल एक प्रयोजन विशेष से कहा गया शब्द है, इसलिए प्रयोजनवती लक्षणा है। देखिए तो सही मेरे पड़ोसी ने क्या ताजमहल बनवाया, ये भी एक प्रयोजन से कहा गया है, बहुत सुंदर घर बनाया। देखिए यहां ताजमहल का मामला अलग, यहां ताजमहल का मामला अलग, बहुत सुंदर घर बनाया, प्रयोजन के आधार पर ताजमहल शब्द का प्रयोग किया। मोहन का मन पत्थर है, प्रयोजन के आधार पर कहा गया है, संवेदनहीन व्यक्ति है। जिम जाने के बाद तो तुम्हारी भुजाएं पत्थर हो गई है, यहां पर पत्थर का प्रयोजन है मित्रों, बहुत कठोर भुजाएं हो गई, मजबूत भुजाएं हो गई, प्रयोजन के आधार पर कहा गया कि तुम्हारी भुजाएं तो पत्थर है, प्रयोजनवती लक्षणा है। फिर यह बैग उठता ही नहीं, क्या पत्थर भर लाए, पत्थर लाए क्या इसमें। अब आप सोचिए यहां पर पत्थर बहुत वजनदार अर्थ निकल रहा है, तो ये प्रयोजन के आधार पर जो है मित्रों प्रयोजनवती लक्षणा है। गंगा में घर है, गंगा का अर्थ है गंगा नदी के तट पर घर है, प्रयोजन के आधार पर है। गंगा में गांव है, प्रयोजन के आधार पर है। पिघल पिघल कर चू पड़ते हैं, दृग में क्षुभित विवश अंतस्तल, दिनकर की पंक्ति है, प्रयोजनवती लक्षणा है। शेर शिवा ने अफजल गंज को पल में किया पराजित, यहां पर भी मित्रों प्रयोजनवती लक्षणा है। शेर शिवा है ना, तो शेर शिवाजी को शेर प्रयोजन के आधार पर कहा गया है। फिर आप आगे देखिएगा, कौशल्या के वचन सुनी भरत सहित रनिवास, व्याकुल विलप्त राजगृह, राजगृह का अर्थ होता है राजगृह में रहने वाले लोग,
मनहु शोक निवास, ऐसा लग रहा है जैसे कि शोक निवास है। मनहु उत्प्रेक्षा अलंकार है और राजगृह का अर्थ है राजगृह में रहने वाले लोग, जितने भी दरबारी लोग हैं। मुरली का कर पंकज में लसी, जब अचानक थी बजती कभी, तब अनुप पीयूष प्रवाह में जन समागम था अवगाह था। प्रिय प्रवास की पंक्तियां हैं, प्रयोजनवती लक्षणा का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नारी कुमुदनी अवध सर रघुवर विरह दिनेश, अस्त भय प्रमुदित भई निरखी राम राकेश। मित्रों यहां रूपक अलंकार है, जहां पर रूपक अलंकार है वहां पर जो है शब्द शक्ति आप देखिएगा, लक्षणा शब्द शक्ति होती है, प्रयोजनवती लक्षणा है। यहां पर बीती विभावरी जागरी मानवीकरण है, पनघट में डूबो रही अंबर, पनघट में डूबो रही उषा नागरी, यहां भी मानवीकरण है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, आप जानते हैं रूपक का बहुत शानदार उदाहरण है संग रूपक का। विकसे संत सरो सब हर्षे लोचन भृंग। मित्रों इसमें भी कौन सा है, यहां पर आप देखेंगे तो यहां प्रयोजनवती लक्षणा है। इस घर में नौकर मालिक है। अब इस घर में नौकर मालिक है मित्रों, देखिए सारा गांव तमाशा देखने गया है। सारा गांव का अर्थ क्या है ना, सारे गांव के लोग मित्रों, ठीक है। मेरे सिर पर क्यों बैठे हो, सिर पर कैसे बैठेंगे मित्रों, वहीं पर खड़े हैं, सामने हैं, इसलिए पानी में घर बनाया तो सर्दी तो लगेगी ही। राजा की ऐसी दशा देखकर सारा राज्य रोने लगा, यानी सारे राज्य के लोग जो हैं वो रोने लगे। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। आपको बता ही दिया, इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। मैंने चाहे कुछ इसमें विष अपना डाल दिया हो, रस है यदि तो तेरे चरणों ही का झूठन है। यहां पर भी मित्रों प्रयोजनवती लक्षणा है। फिर देखिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। और कर में मीडे कुसुम लो गई विरह कुमलाए, सदा समीपन सखिन हूं नीठी पिछानी जाए। बिहारी की पंक्ति प्रयोजनवती लक्षणा है। फिर उपादान लक्षणा मित्रों, उपादान लक्षणा अपने वाच्यार्थ को न छोड़ने वाली है, वाच्यार्थ के साथ लक्ष्यार्थ रखने वाली है, अजहत स्वार्था कहलाती है। ठीक है, हाथ पैर बचाते हुए कार्य करो। हाथ पैर का अर्थ मित्रों, यहां हाथ पैर भी है अर्थ, लेकिन साथ साथ शरीर के विभिन्न अंगों की भी बात की गई है, इसलिए उपादान लक्षणा है। दो बंदूकों ने सारे गांव को लूट लिया। राम मूर्ति इस युग के भीम है ना। रे दो दिन यानी बस अल्प समय है, तो 2 दिन का भी अर्थ है और क्षणभंगुरता का भी अर्थ है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, है ना, यानी शोभित हो रही है, कांति बिखेर रही। इस खंडहर में बिजली सी उन्मत्त जवानी दौड़ी है। मित्रों उपादान लक्षणा है। अब लक्षणा के कुछ उदाहरण है। अपने वाच्यार्थ को छोड़ने वाली, वाच्यार्थ छोड़ देती, प्योर लक्ष्यार्थ ही रहता है। जहत स्वार्था है। यह बालक सिंह है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। राजस्थान जाग उठा, है ना मित्रों, दोनों घरों में लड़ाई है ना। यहां पर प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर है, मोटे तौर पर लक्षणा शब्द शक्ति मान लेना। दोनों घरों में लड़ाई है। मानस पढ़ो, कोकिल कंठी गा रही है, पंजाब वीर है, सुरेश गधा है, सारा गांव भूखे मर रहा है, दूध जीवन है। लक्षणा शब्द शक्ति है, इस बात का आपको अंदाजा लगाना है, ज्यादा दुखी नहीं होना है। कच समेट कर भुज अरलाट खये शीस पट्टारी, काको मन बांधे न यह जूरो बांध निहारी। बिहारी की पंक्तियां हैं। ठीक है, मन में कोई वस्तु नहीं जिसे बांधा जाए। लक्ष्यार्थ यह है कि मन को आसक्त करना। मित्रों यहां पर भी आप देखेंगे लक्षणा है मित्रों। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं। आप देखिएगा व्यंजना शब्द शक्ति के कुछ उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं, और ये उदाहरण इतना महत्वपूर्ण है मित्रों, अभी 2 परीक्षाओं में आ गया है। फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम्स में ये यूं का यूं उदाहरण आया है। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सने है गंभीर, को घटिए वृष भानुजा वे हलधर के वीर। मित्रों यहां पर अलंकार कौन सा है, श्लेष अलंकार है। सभंग श्लेष है और अभंग श्लेष है। वृषभ धन अनुजा, वृषभ की अनुजा यानी गाय, है ना, वृषभ यानी बैल। वृष भानुजा यानी राधा के लिए कहा गया है। तो हलधर के वीर का अर्थ यहां बैल है और दूसरा कृष्ण है। तो मित्रों इन दोनों में से कोई कम नहीं है। अगर वृषभानु शब्द यहां से हटा दो, दूसरा कुछ लिख लो मान लो, और यहां हलधर शब्द हटा दो, दूसरा कुछ लिख लो, तो शाब्दी व्यंजना समाप्त हो जाएगी, इसलिए यहां शाब्दी व्यंजना है मित्रों। बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। और देखिएगा, बैठ रही हमहू ही हारी, कहां लगी टारिये, हाथन गाजे। पद्माकर की पंक्ति है। माली आवत देख कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लई काली हमारी बार। इसमें भी मित्रों शाब्दी व्यंजना है। अजो तरियो ना ही रिहो, श्रुति सेवत एक अंग। ठीक है, नाक बास बेसरी लेहो, बसी मुक्तन के संग। ठीक है मित्रों, इसमें भी जो है शाब्दी व्यंजना है। सारंग ले सारंग चली, देखिए ना मित्रों, सारंग ले सारंग चली, सारंग पुगो आए, सारंग ले सारंग धरियो, सारंग सारंग माए। मित्रों आप देख सकते हैं इसमें भी क्या व्यंजना है। सारंग शब्द को अगर यहां से हटा लिया जाए, बार बार आवृत्ति हो रही है, वैसे इसमें भी हम जो है शाब्दी व्यंजना मान सकते हैं। चरण धरत संगा करत, भावत नींद में शोर, सुवर्ण को ढूंढत फिरत, कवि कामी और चोर। तो मूल रूप से जहां श्लेष अलंकार है मित्रों, वहां पर जो है कौन सी शब्द शक्ति होगी मित्रों, यहां पर शब्द शक्ति होगी आपकी शाब्दी व्यंजना। अब देखिए मित्रों, आर्थी व्यंजना के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अध्यापक ने ऐसा पढ़ाया कि लड़का सर्वथा सुधर गया।
अब मित्रों इसका अलग अलग अर्थ हो सकता है। रजनीगंधा खिल गई, रात की 12 बजे। अब अलग अलग जो सुन रहा है उसका अर्थ अलग अलग निकाल रहे हैं। फिर जिही निदाग दुह पर रहे भई माग की रीति, तिही उसीर की रावटी खरी आवटी जाति, है ना मित्र। घर न कंत हेमंत ऋतु राति जागती जात, दबी के धौंस सोवन लगी भली नहीं यह बात। उदाहरण को पक्का कर लीजिएगा, समझा नहीं रहा हूं, उदाहरण याद करेंगे। अब स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम के प्राणों के पण में हम ही भेज देती रण में, क्षात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। गुप्त जी की पंक्तियां हैं यशोधरा में। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, प्रलय निशा की हलचल स्मृति में मान किए सी ऐठी सी, सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर। परीक्षाओं में आया हुआ है। मन हवे जात अजो वहे वा जमुना के तीर। मित्रों यहां पर आर्थी व्यंजना है ना। जमुना की जगह उसका पर्यायवाची शब्द लिख लो, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। आर्थी व्यंजना है मित्रों, यहां पर आर्थी व्यंजना है। ठीक है मित्रों, फिर देखिए कुछ और। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों में। प्रसाद की पंक्ति लक्षणा शब्द शक्ति है। जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए, लक्षणा शब्द शक्ति है। हर आहट पर उनके कान खड़े हो जाते थे, कान खड़े होना मित्रों यहां पर देखिए रूढ़ा लक्षणा है। और देखो इस सिंह पुरुष को यहां पर भी लक्षणा है। ये सारे उदाहरण परीक्षाओं में आए हुए हैं जो आपके सामने रख दिए। मित्रों मुझे लगता है कि आप सेकंड ग्रेड की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपसे आग्रह है, आप अगर टेस्ट सीरीज के रूप में अंतिम दिनों में 2-5 दिनों में भी अगर आप कुछ टेस्ट दे पाए तो आप जरूर मधुरम हिंदी ऐप को डाउनलोड करके इस टेस्ट सीरीज को 151 रुपए में आप लगभग अपनी कर सकते हैं, जिसमें लगभग 3000 से ऊपर प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। आप इसका आनंद ले सकते हैं। साथ ही मित्रों केवीएस 2022 में जो विज्ञप्ति निकली है इसके बारे में एक वीडियो, 2 वीडियो बनाकर मैंने डाले हैं। आपकी जानकारी के लिए यहां जरूर मैं कह रहा हूं कि आपको अगर आप योग्यता रखते हैं तो केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक बनना है ना, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी बनना और किसी अन्य पद पर लाइब्रेरियन या जूनियर एलडीसी यूडीसी बनना, ये बड़ा कह सकते हैं गौरव का विषय है। तो इस अपॉर्चुनिटीज को आपको लेना चाहिए, केवल ये जानकारी के लिए बताया आपको। और साथ ही साथ शब्द शक्ति का जो डर था वो छू मंतर हो गया होगा। मित्रों आप बताएं छू मंतर होना इसमें कौन सी शब्द शक्ति है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, है ना, कि शब्द शक्ति का जो डर है वो शायद छू मंतर हो गया होगा। मित्रों एक प्रश्न, अधिकतम 2 प्रश्न, ज्यादा नहीं घबराएंगे आप। और आप देखिएगा जितने उदाहरण दे रखे हैं उसमें से कोई न कोई आपको जरूर परीक्षा में मिलने वाला है। तो मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, शाब्दी व्यंजना वहां है, मुख्य रूप से कह रहा हूं जहां श्लेष है, जहां श्लेष है, सभंग अभंग कोई सा भी श्लेष है वहां पर। और जहां पर अपने को लगता है कि यमक अलंकार जैसी स्थितियां बनती है तो उसमें भी जो शाब्दी व्यंजना है उसके 1-2 भेद होते हैं, अभिधामूलक वगैरह, तो उसके आधार पर उसको भी हम उसमें डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं मित्रों तो मधुरम हिंदी करके हमारा सभी प्रकार के जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनका नाम है। आप YouTube चैनल के लिए डेली क्लास के लिए जुड़ सकते हैं। मधुरम हिंदी 9 बजे हमारी रात्रि को डेली क्लास होती है। ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे मधुरम हिंदी टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। और मधुरम हिंदी के नाम से ही हमारा ऐप है जिसमें आप कोर्स और टेस्ट सीरीज जो है वो आराम से ले सकते हैं। नॉमिनल चार्जेस पर हमारे ये कोर्सेज उपलब्ध हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मैंने थोड़ा सा जल्दी में ये प्रयास किया है लेकिन फिर भी मुझे आशा है कि ये कक्षा आप सबके लिए कहीं न कहीं बहुत सुखद होने वाली है और आप जरूर इन कक्षाओं का आनंद लेंगे। अगली और किसी अच्छी कक्षा में हम मिलेंगे। बस चिंता नहीं करें, मुस्कुराते हुए भविष्य के लिए निरंतर अपना वर्तमान खपाते रहें। अच्छे दिन जरूर आएंगे, मेहनत करते रहें। शब्द शक्ति के प्रश्न आपके परीक्षाओं में बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।